यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 27 चीक ओबरॉय विला के हॉल में सब बैठे आइसक्रीम खा रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वहाँ पूरा परिवार मौजूद था, साथ ही जीत और जया भी वही है। प्रिया जी पूरे परिवार से अंडस को सगाई तो बहुत अच्छे से हो गई। अब शादी की तैयारी शुरू करनी है। विवान आइसक्रीम खाते हुए अंडस को चाची, शादी की इतनी जल्दी क्या है? कुछ वक्त रुकते हैं फिर शादी का देखते हैं क्या करना है। विवान की बात सुन मानसी झट से अंडस को इसमें क्या रुकना है, इतने वक्त से सब रुका हुआ ही था ना, अब जल्दी से शादी भी कर दो। मानसी की बात सुन सारे घर वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही मानसी को रियलाइज होता है कि वो जल्दी में क्या बोल गई है, जिसे सोचकर वो अपनी नजरें नीचे कर लेती है। वही जीत भी मानसी की बातों पर मंद मुस्कुरा रहा था। रमन जी थोड़ा सीरियस होते हुए अंडस को मैंने और डैड ने पंडित जी से बात करी है। उन्होंने नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख की डेट फिक्स करी है। रमन जी को बात सुन करण कहता है अंडस को नेक्स्ट मंथ में शादी है तो मुझे और सिया को वापस विला लौट जाना चाहिए। करण को बात सुन सिया जो आराम से आइसक्रीम केक खा रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सिया अपने मन में अंडस को ओ नो, इसके साथ फिर अकेले उसके विला में रहना, नहीं मैं नहीं रह सकती। प्रिया जी करण से अंडस को ठीक है बेटा तुम चले जाना, पर शादी के 10 दिन पहले से सिया को भेज देना, तुम्हें जब आना हो तब आना। करण बिना किसी भाव के अंडस को वो जल्दी आकर क्या करेगी चाची। प्रिया जी करण को देखते हुए अंडस को सिया इस घर की बड़ी बहू है। करण बहुत सी रस्में होती है जिसमें उसका होना बहुत जरूरी है। दादू सीरियस टोन में अंडस को मानसी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, सब धूमधाम से होना चाहिए, उसे ज्यादा में कुछ नहीं जानता। इतना कहकर दादू वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद धीरे धीरे सब वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ करण और सिया मौजूद थे। सिया भी चुपचाप करण को इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाती है। जीत का कमरा। जीत बाथरूम से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसकी आंखें फैल जाती है क्योंकि उसके सामने मानसी बैठी हुई थी, वो भी एक काफी ज्यादा रिवेलिंग नाइटी में। मानसी को ऐसे देख जीत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ब्लैक कलर की नाइटी में मानसी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जीत बिना पलके झपका ये उसे देखने लगता है। मानसी बड़ी अदा के साथ अपने कदम जीत की तरफ बढ़ते लगती है। मानसी को अपनी तरफ आता देख जीत अपने सेंस में आता है। जीत मानसी से अंडस को मानसी तुम इतनी रात को इस तरह मेरे कमरे में क्या कर रही हो, अगर किसी फैमिली वाले ने देख लिया तो। जीत इतना ही कह पाया था कि तभी मानसी जीत के होंठों पर अपने होंठ रख उसे खामोश कर देती है। मानसी सॉफ्टली जीत को किस करने लगती है। वही वक्त के साथ साथ जीत भी मानसी को किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बड़े पैशन से किस करने लगते हैं। करीब 10 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होकर लंबी सांसें लेने लगते हैं। करण और सिया का कमरा। सिया अपने कमरे में बेड पर बैठे हुए कुछ सोच रही थी, तभी करण कमरे में आता है। सिया की नजरें करण से जा मिलती है। करण अपने कदम सिया की तरफ बढ़ाने लगता है। करण के अपने तरफ आता देख सिया की धड़कनें बढ़ जाती है। करण सिया के सामने आते हुए अंडस को कल सुबह विला के लिए निकलना है, तैयार रहना। इतना कहकर करण सिया के बगल में रखा टॉवल लेकर बाथरूम में घुस जाता है। करण के जाने के बाद सिया अपने मन में अंडस को कुछ तो गड़बड़ है, वरना ये इंसान इतना नॉर्मल होकर मुझसे बात नहीं कर सकता। नेक्स्ट डे करण का विला। सिया और करण की कार आकर विला के सामने रुकती है। दोनों विला के अंदर चले जाते हैं। सिया और करण अपने कमरे में थे। करण आज ऑफिस नहीं गया था। करण लैपटॉप पर बैठे अपना काम कर रहा था। वही सिया चुपचाप बेड पर बैठी हुई थी, उसकी नजरें नीचे थी। तभी करण के फोन में एक मैसेज आता है, जिसके साथ ही उसके फेस पर एविल स्माइल आ जाती है, जिसे सिया भी नोटिस कर लेती है। सिया ना समझी में करण को देखने लगती है। तभी उसके कानों में किसी की जोरदार चीखने की आवाज आती है। वो चीख इतनी खतरनाक थी, उसको सुनते ही सिया के मुंह से भी चीख निकल जाती है। सिया वो चीख सुन बुरी तरह से घबरा जाती है। सिया करण डर से देखते हुए अंडस को कब करण ये चीख। सिया ने इतना ही कहा था कि तभी एक और चीख उसके कानों में सुनाई देती है। करण डेविल स्माइल करते हुए अंडस को वेलकम टू द हिल डेयर एक्स ससुर जी। करण के मुंह से ससुर जी वर्ड सुन सिया की आंखें हैरानी में फैल जाती है। सिया कांपती हुई आवाज में अंडस को डैड
करण सिया को देखते हुए अंडस को कोई सक जाने मन। करण अपनी जगह से उठकर सिया का हाथ पकड़ उसे घसीटते हुए नीचे ले जाने लगता है। सिया भी करण के पीछे घसीटते हुए चली जाती है। करण सिया का हाथ पकड़ उसे नीचे लाता है। सिया जैसे ही नीचे आती है, अपने सामने का नजारा देख शॉक्ड हो जाती है। उसके सामने हॉल के बीचों बीच एक अधेड़ उम्र का आदमी अधमारी हालत में उसके सामने पड़ा हुआ था। उसके जिस्म से खून बह रहा था। उस आदमी को देख सिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही करण अपनी नफरत भरी निगाहों से उस आदमी को घूरने लगता है। जॉन अपना सिर झुकाकर अंडस को इसका क्या करना है बॉस। करण सर्द आवाज में अंडस को आउट। करण की बात सुन जॉन वहां से निकल जाता है। 28 सिया के डैड ओबरॉय एम्पायर विवान अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। विवान लैपटॉप पर अपना काम करते हुए अंडस को कम इन। तभी मैनेजर केबिन में आता है। विवान मैनेजर को देख अंडस को कहिए मिस्टर भट्ट। मिस्टर भट्ट विवान से अंडस को सिर इंटरव्यू के लिए सारे एम्प्लॉय जा हुए हैं। अगर आप इजाजत दे तो हम इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। विवान मिस्टर भट्ट से अंडस को आप अकेले स्टार्ट कीजिए, मुझे अभी कुछ इम्पोर्टेंट काम है। मैं कैमरा के थ्रू सबको एग्जामिन करूंगा। विवान की बात सुन मैनेजर वहां से चला जाता है। मिस्टर भट्ट अपने केबिन में जाकर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। बारी बारी एम्प्लॉय आ रहे थे और मिस्टर भट्ट उनका इंटरव्यू ले रहे थे। वही विवान भी कैमरा के थ्रू सबको एग्जामिन कर रहा था। तभी मिस्टर भट्ट के केबिन में एक लड़की एंटर करती है, जिसने सिंपल सी व्हाइट शर्ट विद ब्राउन टाई पैंट पहनी हुई थी। बालों का सिंपल सा पोनीटेल बनाया हुआ था। फेस पर एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। वो लड़की मिस्टर भट्ट को ग्रीट करती है। मिस्टर भट्ट उस लड़की को बैठने के लिए कहते हैं। तभी विवान की नजर वापस से लैपटॉप स्क्रीन पर जाती है और उसे वो लड़की नजर आती है। विवान एक तक बिना पल के झपका ये उस लड़की को देखने लगता है। कुछ पल ऐसे ही उसे देखने के बाद विवान को ख्याल आता है और वो अपना सिर झटक उस लड़की को गुस्से में घूरने लगता है। विवान अपने आप से अंडस को ये तो वही लड़की है, मिस बर्बर मॉल वाली, जो उस दिन बिना मेरी गलती के मुझसे बहस कर रही थी, बहुत बक बक कर रही थी ना। ये अब मैं उसे बताता हूँ कि विवान ओबरॉय कौन है। इतना कहकर विवान अपना फोन उठाकर अपने मैनेजर को कॉल करता है, जो इस वक्त काव्या का इंटरव्यू ले रहे थे। करण का विला। जॉन के जाने के बाद करण उस आदमी के पास जाता है, जो अधमारी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। करण उसके हाथों को अपने जूतों से मसलते हुए अंडस को बहुत दर्द दिया है तूने मुझे, आज उस दर्द का हिसाब होगा। जो कुछ भी तूने मुझसे और मेरे परिवार से छीना है, वो सब का तुझे हिसाब देना होगा। कहते हुए करण बुरी तरह से उसका हाथ अपने जूतों से मसलने लगता है। उस आदमी की चीख पूरे विला में गूंज उठती है। सिया अपने सामने जमीन पर पड़े अपने डैड को देख सुबक सुबक कर रो रही थी। करण सिया को देख गुस्से में अंडस को ये आदमी, तुम इस आदमी के लिए रो रही हो जिसने हमेशा सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दर्द दिया है, दूसरी की जान ली है, तुम इसके लिए रो रही हो। सिया रोते हुए अंडस को, नहीं, मैं नहीं रो रही ऐसे आदमी के लिए जो बाप के नाम पर धब्बा है। इसे इससे भी ज्यादा दर्द मिलना चाहिए, इसके जुर्मों का हिसाब होना चाहिए। कहते हुए सिया जमीन पर बैठ जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। रोने की वजह से सिया की सांसें फूल रही थी। करण सिया को हालत देख जल्दी से टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाकर अपने पंजों के बाल बैठ उसे पिलाने लगता है। साथ हो करण का एक हाथ सिया की पीठ सहला रहा था। सिया पानी पीते हुए बड़े ध्यान से करण की आंखों में देखने लगती है। पानी पीने के बाद सिया की सांसें नॉर्मल होती है। करण सिया के गाल पर हाथ रख, अंडस को तुम ठीक हो। करण की बात पर सिया अपनी पलकें झपका देती है। सिया का डैड, जो कब से अधमारी हालत में अपनी अधखुली आंखों से सिया और करण को देख रहा था, वो गुस्से में कहता है, अंडस को बहुत पचाओगे तुम दोनों। फिर सिया को देखते हुए, अंडस को बचपन में इतना मारा, उसके बाद भी तेरी अकल ठिकाने नहीं लगी। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रही है, साली। वो आगे कुछ बोलता उसे पहले ही करण एक जोरदार लात सिया के डैड के मुंह पर मरता है, जिसके साथ उसके 2 दांत टूट जाते हैं। करण गुस्से में, अंडस को बकवास बंद कर, अपनी बहुत शौक है ना तुझे दूसरों को मारने का, उन्हें टॉर्चर करने का, आज तेरा शौक मैं पूरा करता हूँ। इतना कहकर करण वही हॉल के वॉल पर शोपीस में लगी एक चाबुक निकलता है। वो चाबुका देखते ही रवि, सिया का डैड, उसकी आंखें डर के मारे फैल जाती है। करण सिया के पास जाकर वो चाबुक उसे देता है। वैसे ही सिया नजरें उठाकर करण को देखती है।
करण सिया के कंधे पर हाथ रख अंडरस्कोर इस आदमी ने तुमसे तुम्हारा बचपन छीना, तुम्हें टर्चर किया, आज तुम्हारी बारी, निकल लो अपना गुस्सा। सिया अपनी लाल आंखों से वो चाबुक देखती है। सिया वो चाबुक अच्छे से पकड़ते हुए अपने कदम रवि की तरफ बढ़ाने कहती है। रवि डरते हुए अपने आप को पीछे घसीटने लगता है। सिया रवि के सामने आकर अपना हाथ उठा के उसे कसकर मरने की कोशिश करती है, पर उसका हाथ बीच हवा में ही रुक जाता है। सिया अपनी आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। सिया रोते हुए अंडरस्कोर नहीं होगा मुझसे ये, इतना कहकर सिया चाबुक फेंक देती है। करण सिया के पास आकर उसका कंधा पकड़ अंडरस्कोर क्या नहीं होगा और क्यों नहीं होगा, ये वही इंसान है जिसने तुम्हारा बचपन बर्बाद कर दिया। इसी इंसान की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में आया, मैंने तुम्हारी जिंदगी नर्क बना कर रख दी, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान की वजह से। सिया जोर चीखते हुए अंडरस्कोर नहीं मार सकती, क्योंकि जैसा भी हो ये इंसान बाप है मेरा। मैं तो क्या दुनिया की कोई भी बेटी अपने बाप पर हाथ नहीं उठा सकती, फिर चाहे उसका बाप कैसा भी हो। करण सर्द आवाज में अंडरस्कोर और अगर ये तुम्हारा बाप हो ही ना तो। करण की बात सुन सिया उसे ना समझी में देखने लगती है। वही करण की ये बात सुन रवि के होश उड़ जाते हैं। सिया करण को देखते हुए अंडरस्कोर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। करण बिना किसी भाव के अंडरस्कोर अगर ये तुम्हारा बाप ना हो तो तब तो तुम इसे मार सकती हो ना। सिया सिसकते हुए अंडरस्कोर पर ये मेरा बाप है, काश नहीं होता, पर है, और ये सच में तो क्या अब खुद भगवान भी नहीं बदल सकते। करण तेज आवाज में अंडरस्कोर जॉन। करण की आवाज सुन जॉन वहां आता है। सिया जॉन की तरफ देखती है, तभी सिया की नजर जॉन के साथ खड़े शख्स पर जाती है। सिया सदमे में उस इंसान को देखने लगती है। अपने सामने का नजारा देख सिया के होश उड़ जाते हैं। CH-29 मुखौटा, ओबरॉय एम्पायर, विवान का केबिन। विवान अपने मैनेजर को कॉल करता है। दूसरी तरफ मैनेजर जो काव्या का इंटरव्यू ले रहा था, वो विवान का कॉल देख जल्दी से उसे रिसीव करता है। मिस्टर भट्ट ऑन कॉल अंडरस्कोर यस सर। विवान कंप्यूटर स्क्रीन पर काव्या को देखते हुए अंडरस्कोर मिस्टर भट्ट किस पोस्ट का इंटरव्यू चल रहा है। विवान की बात सुन मिस्टर भट्ट उनको जवाब देते हैं अंडरस्कोर सर आपके पर्सनल सेक्रेटरी का इंटरव्यू चल रहा है, पर कैंडिडेट कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है, तो शायद हम उन्हें हायर नहीं कर सकते हैं। विवान मिस्टर भट्ट से अंडरस्कोर हायर हर राइट नाउ। मिस्टर भट्ट विवान से अंडरस्कोर पर सर जो क्वालिफिकेशन हमें कैंडिडेट्स के लिए चाहिए वह क्वालिफिकेशन इनके पास नहीं है। इनका अब तक का जो भी बायोडेटा है वो काफी इम्प्रेसिव है और ये काफी ज्यादा ही स्मार्ट भी है, पर जो क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये अभी हमारी पोस्ट के लिए बेस्ट नहीं है। विवान मिस्टर भट्ट से अंडरस्कोर नो मोर क्वेश्चन, मैंने कहा ना आप उन्हें हायर कीजिए और कल से ही उन्हें ज्वाइनिंग को कहिए। विवान की बात सुन मैनेजर को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। मिस्टर भट्ट ऑन कॉल अंडरस्कोर ओके सर, जैसा आप कहें। उसके बाद विवान कॉल कट कर देता है और कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने लगता है। वही कॉल कट होने के बाद मिस्टर भट्ट काव्या को देखते हैं। मिस्टर भट्ट काव्या से अंडरस्कोर कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस, आपको हमारी कंपनी में एज अ पर्सनल असिस्टेंट हायर किया जाता है। मिस्टर भट्ट की बात सुन काव्या बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वही वो काफी शॉक में भी आ जाती है। काव्या मिस्टर भट्ट से अंडरस्कोर पर सर मेरी क्वालिफिकेशंस तो। मिस्टर भट्ट बीच में ही अंडरस्कोर इट्स ओके, आपका अब तक का क्वालिफिकेशन काफी इम्प्रेसिव है और आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू भी कर रही है, तो इसलिए हम आपको हायर कर रहे ही। मिस्टर भट्ट की बात सुन काव्या खुश हो जाती है। काव्या खुशी से अंडरस्कोर थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत मेहनत से अपना काम करूंगा, आपको एक भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिस्टर भट्ट काव्या को देखते हुए अंडरस्कोर आप कल से ज्वाइनिंग कर सकती है। काव्या एक्साइटेड होते हुए अंडरस्कोर यस सर। मिस्टर भट्ट काव्या से अंडरस्कोर शार्प 10 AM, सर को लेट आने वाले पसंद नहीं आते, कल आपके आने के बाद अपनी सारा काम समझा दिया जाएगा। काव्या स्माइल करते हुए अंडरस्कोर ओके सर आई विल बी बिफोर ऑन टाइम। मिस्टर भट्ट भी मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर कॉन्ग्रेचुलेशंस। काव्या भी स्माइल करते हुए मिस्टर भट्ट से हैंड शेक करती है। वही विवान अपने केबिन में काव्या को देखते हुए अंडरस्कोर मिस बड़बड़ खुश हो जाओ, जितना खुश होना है, कल के बाद ये खुशी गम में बदलने वाली है। बहुत बोल रही थी ना उस दिन मूल में, अब मैं बताता हूँ विवान ओबरॉय कौन है। इतना कहते हुए विवान मुस्कुराने लगता है। करण का विला। सिया आंखें फाड़े मेन गेट की तरफ देख रही थी। जॉन के साथ एक आदमी था जिसकी उम्र तकरीबन 50 के आसपास होगी।
वो आदमी काफी वीक लग रहा था। उसकी हालत काफी खराब थी। शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, पर उनका शरीर बहुत कमजोर दिख रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से किसी छोटे बच्चे की तरह पूरे विला को देख रहे थे। सिया धीरे से अंडरस्कोर डैड, पर ये कैसे? करण सिया से अंडरस्कोर मीट मिस्टर रवि बजाज कहते जी। करण रवि जी के पास जाता है। सिया लड़खड़ाती आवाज में अंडरस्कोर, अगर ये रवि बजाज है तो फिर अपनी उंगली से जमीन पार पड़ा अधमरी हालत में पड़े आदमी की तरफ इशारा कर, तो ये कौन है? करण बिना किसी भाव के अंडरस्कोर, ही इज रावश मल्होत्रा। सिया हैरानी से अंडरस्कोर, ये क्या बोल रहे हो तुम करण? करण सर्द आवाज में अंडरस्कोर, जो तुमने सुना और देखा वो ही सच है। सिया कंफ्यूज होकर जमीन पर बैठ जाती है। सिया अपना सिर पकड़ कर, अंडरस्कोर ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दो डैड कैसे हो सकते हैं? करण रवि जी का हाथ पकड़ उन्हें सोफे पर बैठा देता है। फिर सिया के पास जाकर उसके सामने बैठते हुए, अंडरस्कोर तुम्हें बचपन से धोखे में रखा गया है सिया। सिया हैरानी से करण को देखते हुए, अंडरस्कोर मतलब? करण सिया की आंखों में देखते हुए, अंडरस्कोर आज मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें उस गलती की सजा दी जिसकी तुम हकदार नहीं थी। सिया ना समझी में, अंडरस्कोर करण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारा नया तरीका है ना मुझे टॉर्चर करने का? अगर है तो प्लीज रुक जाओ। ये सब करने से अच्छा है तुम मुझे मारो पीटो, जो चाहो वो करो, बस मेरे इमोशन से मत खेलो। करण सिया के कंधे पर हाथ रख, अंडरस्कोर मैं झूठ नहीं बोल रहा सिया, मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मुझे सच नहीं पता था, और जैसे ही पता चला सबसे पहले मैंने वो तुम्हें बताना का डिसाइड किया, क्योंकि शायद जो मुझ पर बीती है वैसा ही कुछ तुमने भी महसूस किया है अपने बचपना में। मैंने अपनी मोम के बिना सोना बचपन निकाला और तुमने अपने डैड के बिना, और दोनों की वजह सिर्फ एक रवीश मल्होत्रा। सिया करण को देखते हुए, अंडरस्कोर क्या हुआ है करण? ये सब किस लिए? आज मुझे प्लीज सब बता दो। करण बिना किसी भाव के, अंडरस्कोर ये आदमी रवीश मल्होत्रा, ये तुम्हारे डैड का कॉलेज फ्रेंड है। इस आदमी ने तुम्हारे डैड की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए एक जाल बिछाया। रवीश मल्होत्रा, इसने एक नहीं बल्कि कई जुर्म किए पैसे कमाने के लिए, और उसके बाद इसके दिमाग में आया कि तुम्हारे डैड की जगह लेकर उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ले। उसके लिए इसने तुम्हारे डैड को अपनी कैद में रख लिया और तुम्हारे परिवार में रवि बजाज बनकर रहने लगा। सिया भरी आंखों से, अंडरस्कोर इनका चेहरा, वो मेरे डैड से कैसे? करण सिया की बात सुन अपनी जगह से खड़ा कर रवीश के पास जाता है, जो अभी भी अपनी आंखें खोल सब देख रहा था, पर अब उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। करण उसके पास जाकर एक झटके में उसके फेस के मुखौटा हटाकर निकल बाहर फेंकता है। उसके साथ ही रवीश का असली चेहरा सिया के सामने आ जाता है। ये देखते ही सिया के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, साथ ही उसके मुंह से एक सिसक निकल जाती है। सिया सिसकते हुए, अंडरस्कोर ये मतलब मेरा बचपन एक झूठ था। इस आदमी ने मेरे इमोशन के साथ खेला। कैसे कोई ऐसा कर सकता है? तभी सिया के दिमाग में कोई बात आती है और वो छत से पानी जगह से खड़ी होकर रवि बजाज को देखती है, जो अभी अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था। सिया जल्दी से जाती है और उनको हक कर लेती है, जिसके साथ ही रवि जी उसे अपने से दूर धकेलने लगते हैं, पर सिया ने बहुत कसकर उन्हें गले लगाया हुआ था। सिया रोते हुए, अंडरस्कोर सॉरी डैड, मैंने आपको पूरा बचपन गलत समझा, सॉरी डैड कहते हुए सिया सुबकने लगती है। तभी रवि जी उसे अपना पूरा दम लगाकर अपने से दूर धकेल देते हैं, जिसे सिया संभल नहीं पाती और पीछे की ओर गिरने की होती है को तभी करण पीछे से सिया की कमर पकड़ से सहारा देकर पकड़ लेता है। सिया एक नजर करण को देखती है और फिर रवि जी को देखती है, जो इस वक्त सिया को घूर रहे थे। सिया धीरे से, अंडरस्कोर डैड ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? करण सिया को ठीक से खड़ा करते हुए, अंडरस्कोर इतने साल एक अंधेरी जगह कैद में रहने की वजह से और दूसरों का टॉर्चर सहने को वजह से इनकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है। इनका दिमाग 5 साल के बच्चे की तरह हो गया है। करण की बात सुन सिया चौंक जाती है।